या दहशतगर्द, एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जी हां, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं एपेक्स क्राइम रिपोर्ट। आइए देखते हैं कैसे डॉक्टर जैसे पेशे के पीछे छुपे उन डॉक्टरों की कहानी जिन लोगों ने देश को दहलाने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कश्मीर में आतंकी जांच में गिरफ्तार किए गए दूसरे डॉक्टर की सूचना पर हरियाणा के फरीदाबाद में 350 किलो विस्फोटक और एक AK-47 राइफलें बरामद की हैं। हरियाणा पुलिस की मदद से की गई ये कार्रवाई अधिकारियों के अनुसार जैश-ए-मोहम्मद यानी JEM के एक संभावित बड़े आतंकी षड्यंत्र को उजागर करती है। इससे पहले सरकार मेडिकल कॉलेज GMC अनंतनाग के फैकल्टी सदस्य डॉक्टर आदिल अहमद रदर के लॉकर से एक AK-47 राइफल बरामद की गई थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद एक और डॉक्टर मुजामिल को भी हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। जैश-ए-मोहम्मद कनेक्शन और प्रमुख गिरफ्तारियां। जांच की शुरुआत 27 अक्टूबर को श्रीनगर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर दिखाई देने के बाद हुई। CCTV फुटेज में डॉक्टर आदिल को सार्वजनिक स्थानों पर यह पोस्टर चिपकाते हुए देखा गया। इसके बाद 6 नवंबर को श्रीनगर पुलिस ने उन्हें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक अस्पताल से गिरफ्तार किया, जहां वो मेडिसिन स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड निवासी डॉक्टर आदिल अक्टूबर 2024 तक GMC अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट के रूप में कार्यरत थे। उनके ऑफिस पर छापेमारी के दौरान उनके लॉकर से AK-47 मिलने के बाद जांच का दायरा जम्मू कश्मीर से बाहर बढ़ गया। फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद की। डॉक्टर आदिल की पूछताछ से मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने फरीदाबाद में रहने वाले डॉक्टर मुफाजिल शकील तक पहुंच बनाई। डॉक्टर शकील फरीदाबाद में एक किराए के फ्लैट में रह रहा था। छापेमारी के दौरान वहां से एक AK-47 राइफल और करीब 300 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। डॉक्टर शकील अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है। सूत्रों के अनुसार बरामद हथियार और विस्फोटक बड़े पैमाने पर खतरनाक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। हालांकि जांचकर्ता अभी सटीक लक्ष्य और नेटवर्क का पता लगा रहे हैं। अधिकारियों ने पुष्टि की कि सभी बरामदगियां जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में की गई। उभरता कट्टरपंथी नेटवर्क। गिरफ्तारियों और बरामदगियों की सीरीज में पुलिस ने एक उभरते हुए नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस के अनुसार पेशेवर क्षेत्रों खासकर मेडिकल सेक्टर के कुछ व्यक्तियों के कट्टरपंथी होने का संदेह है। जांच अब संभावित क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन, टेरर फंडिंग रूट्स और कई राज्यों में फैले आर्म्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क की दिशा में आगे बढ़ रही है। जांच में राष्ट्रीय एजेंसियां भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए विस्फोटकों और हथियारों की फोरेंसिक जांच पूरी होने के बाद विस्तृत बयान जारी किया जाएगा। इस बीच विस्फोटक की बड़ी मात्रा के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को भी जांच में शामिल कर लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार ये तेज कार्रवाई फोन ट्रैकिंग, तकनीकी निगरानी और कई राज्यों की इंटेलिजेंस एजेंसियों के गठजोड़ से संभव हो पाई है। मामला अभी जारी है और आने वाले दिनों में अधिक गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस अपने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने हेतु आई थी। उन्हें थाना सदर बाजार की पुलिस की सहायता की आवश्यकता थी। नियम अनुसार उनकी सहायता की गई एवं वे अपने वांछित को गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर जम्मू कश्मीर की पुलिस जम्मू कश्मीर ले गई। दिल्ली में धमाके के बाद जिस फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल यानी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की इतनी चर्चा हो रही है, उसका मास्टरमाइंड जम्मू कश्मीर का एक इमाम बताया जा रहा है। इमाम इरफान अहमद जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है और लंबे समय से फरीदाबाद में आतंक की एक नई फैक्ट्री तैयार करने में लगा हुआ था। डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट्स के दिमाग में वो जिहाद का जहर भरने में लगा हुआ था। आइए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में धमाके के बाद जिस फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की इतनी चर्चा हो रही है, उसका मास्टरमाइंड जम्मू कश्मीर का एक इमाम बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी पहचान इमाम इरफान अहमद के रूप में की है। वो जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है और लंबे समय से फरीदाबाद में आतंक की नई फैक्ट्री विकसित करने में लगा हुआ था। डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट्स के दिमाग में वो जिहादी जहर भरने में जुटा हुआ था। फरीदाबाद में हथियार और विस्फोटकों की बरामदगी और लाल किले के पास धमाके के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से इमाम इरफान भी एक है। NDTV की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इमाम इरफान अहमद मेडिकल स्टूडेंट्स को चरमपंथी बनाने में जुटा था। वो लगातार उनका ब्रेन वॉश कर रहा था। बताया जा रहा है कि इमाम पहले श्रीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ था।
वो नौगाम मस्जिद में मिले कई मेडिकल स्टूडेंट्स के टच में था। धीरे धीरे उसने फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज में एक नए मॉड्यूल की नींव रखी। इसमें कई डॉक्टर भी शामिल थे। इमाम कई मेडिकल स्टूडेंट्स को आतंक का पाठ पढ़ाने में जुटा था। वो अफगानिस्तान में कुछ लोगों से वीओआईपी के जरिए जुड़ा था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में इमाम के साथ 2 डॉक्टर मुजम्मिल शकील और मोहम्मद उमर इस मिशन को बढ़ाने में बहुत सक्रिय थे। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अहमद इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड था, तो शकील और उमर का रोल प्लानिंग को जमीन पर उतारने की थी। अब तक की जांच के आधार पर बताया जा रहा है कि धमाके को मोहम्मद उमर ने हड़बड़ी में अंजाम दिया। फरीदाबाद मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद उमर जल्दबाजी में था। उमर सीधे तौर पर मौलवी इरफान अहमद से जुड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश की डॉक्टर शाहीन सईद को इस मॉड्यूल का फाइनेंसर बताया जा रहा है। वो भी फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। शाहीन को जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग जमातुल मोमिनात का भारतीय कमांडर बताया जा रहा है। पूरे देश में आतंकी हमले करने का था प्लान। जैश-ए-मोहम्मद की लेडी कमांडर ने कबूली ये बात। पिछले 2 साल से विस्फोटक सामान जमा करने का खुलासा हुआ है। पूरे देश में आतंकी हमले करने का था प्लान। जैश-ए-मोहम्मद की लेडी कमांडर ने कबूली 2 साल से विस्फोटक जमा करने की बात। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल की कट्टरपंथी महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद पिछले 2 साल से विस्फोटक इकट्ठे कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक उसने पूछताछ में कबूल किया है कि वो साथी आतंकी डॉक्टरों के साथ मिलकर पूरे देश में आतंकी हमले करने की योजना पर काम कर रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पूछताछ में शाहीन ने बताया है कि मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर्स अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम के बाद मिलते थे। जब भी उसकी मुलाकात डॉक्टर उमर से होती, वो जोश के साथ कहता था कि पूरे देश में कई आतंकी हमले करने हैं। वो मुजम्मिल और अदील के साथ मिलकर 2 साल से अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक इकट्ठा कर रही थी। ये सब आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद जेम के इशारों पर किया जा रहा था। कार विस्फोट का मुख्य सरगना उमर। जान से जुड़े सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर उन नबी फरीदाबाद मॉड्यूल का सबसे कट्टरपंथी सदस्य है। लाल किले के पास कार विस्फोट का मुख्य सरगना यही है। बता दें कि फरीदाबाद मॉड्यूल के डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई, डॉक्टर अदील मजीद राथर और डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुजम्मिल, अदील और शाहीन को पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तार किया था। फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाला डॉक्टर उमर भागने में कामयाब रहा था। माना जा रहा है कि वो अंडरग्राउंड हो गया था। बाद में वो फिदाइन के रूप में फिर से सामने आया। अब तक की जांच में सामने आया है कि i-20 कार के जरिए अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर जैसी चीजें लेकर उमर ने ही लाल किले के पास ब्लास्ट किया था। जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार डॉक्टरों से पूछताछ जैश के एक व्यापक नेटवर्क की ओर इशारा करती है। शाहीन ने खुलासा किया कि उसका भाई परवेज सईद में कट्टरपंथी था और मुजम्मिल और अदील के चैट ग्रुप का हिस्सा था। जम्मू कश्मीर की एक टीम परवेज को भी हिरासत में ले चुकी है, लेकिन उससे कोई खास बरामदगी नहीं हो सकी। एक अधिकारी ने बताया कि हो सकता है कि गिरफ्तारी की आशंका में उसने विस्फोटकों को फेंक दिया हो। गुरुग्राम स्थित एक अमोनियम नाइट्रेट आपूर्तिकर्ता की भी पहचान हो चुकी है। जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। फरीदाबाद और दिल्ली विस्फोटों में छापेमारी ने धर्म प्रचार में शामिल मौलवियों के एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसमें शोपियान का एक मौलवी इरफान अहमद वागे भी शामिल है, जो पाकिस्तान स्थित जैश के हैंडलर उमर बिन खत्ताब उर्फ हरजुल्लाह के सीधे संपर्क में था। मेवात का एक अन्य मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक आतंकवादियों को रसद मुहैया करा रहा था। ये मौलवी जैश-ए-मोहम्मद की ओर से पूरे भारत में आतंकी हमले करने के लिए डॉक्टरों जैसे उच्च योग्यता प्राप्त पेशेवरों को कट्टरपंथी बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। दिल्ली धमाका आत्मघाती हमला नहीं था, ये बात जांच में जुटे आधिकारिक स्रोतों ने कही है। उनका कहना है कि हड़बड़ी में संदिग्ध ने इस घटना को अंजाम दिया। ये भी सामने आया है कि कार विस्फोटक के साथ 12 घंटे तक फरीदाबाद से दिल्ली तक घूमती रही, लेकिन इसे कहीं पर भी रोका नहीं जा सका। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली धमाके के संदिग्ध संजली आत्मघाती हमला नहीं है। मामले की जांच में जुटे आधिकारिक सूत्रों ने ये दावा किया है। अधिकारियों का कहना है कि हड़बड़ी में संदिग्ध ने इस घटना को अंजाम दे दिया। वहीं ये भी सामने आया है कि कार विस्फोटक के साथ 12 घंटे तक फरीदाबाद से दिल्ली तक घूमती रही, लेकिन इसे कहीं पकड़ा नहीं जा सका। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दिल्ली धमाके के संदिग्ध ने आत्मघाती कार हमले की कोई तरकीब नहीं अपनाई। न तो उसने गाड़ी लड़ाई
और न ही जानबूझकर उसने गाड़ी को दौड़ाया। धमाके में इस्तेमाल बम पूरी तरह तैयार नहीं था। इसी का नतीजा था कि धमाके के बाद मौके से कील और भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाने वाली लोहे की छड़ें नहीं मिली। जब धमाका हुआ तब गाड़ी चल रही थी। लाल किले के पास धमाके की जांच में पुलिस को I-20 कार का रूट मैप मिल गया है। जांच में सामने आया कि ये कार फरीदाबाद से लाल किले की तरफ करीब 12 घंटे पहले निकली थी और रास्ते में कई जगहों से गुजरी। इस दौरान 3 घंटे तक कार सुनहरी मस्जिद पार्किंग में खड़ी थी। इसके बाद धमाका हुआ। अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आखिरकार 3 घंटे तक पार्किंग में कार क्यों खड़ी की गई। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इसी दौरान संदिग्ध को अपने सरगना से धमाके के बारे में निर्देश मिला और घटना को अंजाम दिया गया। इसके अलावा घटना के तार अब सीमा पार से भी जुड़ रहे हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों से पूछताछ में जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजावत उल हिंद की संदिग्ध भूमिका सामने आई है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां घटना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की जांच में जुटी है। आइए अब कुछ और खबरें देखते हैं जिन लोगों ने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला। गुजरात की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी गुजरात ATS ने 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक तीनों ISIS के मॉड्यूल को आगे बढ़ाने के साथ देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। वार करने वाले के पास से भारी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं। ये भी खुलासा हुआ है कि तीनों आतंकी हथियार एक्सचेंज करने आए थे। बड़े आतंकी हमले की थी तैयारी। बताया जा रहा है तीनों ATS के रडार पर थे। उनकी भनक लगते हैं ATS ने उन्हें दबोच लिया। तीनों भारत में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देकर देश को दहलाने की तैयारी कर रहे थे। आतंकियों की पहचान का खुलासा हो गया है। एक आतंकी हैदराबाद का रहने वाला है। देश को दहलाने की साजिश बेनकाब। गुजरात से ISIS के जो 3 आतंकी पकड़े गए हैं, उनमें से 2 आतंकी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। वहीं तीसरा आतंकवादी हैदराबाद का रहने वाला है। तीनों हथियारों की अदला बदली के लिए एक लोकेशन पर पहुंचे थे। ये सभी आतंकी हमला करने की फिराक में थे। गुजरात ATS आतंकियों पर नजर रख रही थी। गुजरात ATS ने अपने ऑफिस में इस मामले की जानकारी देने के लिए 9 नवंबर रविवार को दोपहर 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आपको बता दें, अभी ठीक 2 महीने पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और झारखंड ATS ने दिल्ली NCR को दहलाने की साजिश रच रहे 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। अशरफ दानिश और आफ्ताब नामक ये आतंकी मॉड्यूल युवाओं को गजवाए हिंद के लिए जिहादी बनाने में लगे थे। जांच में इनके तार पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और उसकी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े थे। वहीं रेड के दौरान आरोपियों के पास से हथियार और बम बनाने का सामान बरामद हुआ था। इजराइल की सुरंगों में 200 लड़ाके मौत का इंतजार कर रहे हैं। पहले तो नेतन्याहू ने उन्हें सरेंडर करके जान बचाने की सलाह दी, लेकिन बात नहीं बनी। अब इजराइल ऐसा खौफनाक कदम उठाने जा रहा है जिसे सुनकर ही दुश्मन कांप जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इन लड़ाकों को अनारकली वाली मौत दी जाएगी। इन लड़कों को छोड़ने पर कई हफ्तों से हमास इजराइल के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन हमास सरेंडर की शर्त मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में इस स्थिति से निपटने के लिए नेतन्याहू ने खतरनाक प्लानिंग कर ली है। सुरंग को कब्र बनाने की तैयारी। दरअसल ये कांड इजरायली सेना के कब्जे वाले राफा इलाके की सुरंगों में हुआ है। यहाँ पर हमास के 200 लड़ाके छिपे हुए हैं। इजराइल को ये बात चली तो यहूदी देश ने मिस्र की मध्यस्थता में उन्हें हथियार सौंपने और सुरंगों की पूरी जानकारी देने का प्रस्ताव दिया। बताया जा रहा है कि लड़ाकों ने ये शर्त मानने से इनकार कर दिया है। मामले पर अभी कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं बोला गया है, लेकिन इस बीच हिब्रू न्यूज़पेपर मारिव ने दावा किया है कि इजरायली सेना इस सुरंग को कब्र बनाने की तैयारी कर रही है। क्या कर रही है इजरायली सेना? अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने उस सुरंग में कंक्रीट और सीमेंट भरनी शुरू कर दी है, जिसमें 200 हमास के लड़ाके फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सुरंगों में विस्फोटक सामग्री भी डाली जा रही है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में इसे ब्लास्ट करने का ऑप्शन बना रहे। मद्रास हाईकोर्ट ने निजी जगहों पर बने कब्रिस्तानों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मृतकों को सिर्फ सरकार द्वारा अनुमोदित कब्रिस्तानों में ही दफनाया जा सकता है। अदालत ने ये आदेश चेन्नई में एक चर्च के पास स्थित एक निजी कब्रिस्तान के लिए दिया है। ये कब्रिस्तान एक रिहायशी इलाके के पास है।
न्यायाधीश ने जमीन मालिक को 12 हफ्तों के अंदर दफन किए गए शवों को हटाने के निर्देश दिए हैं। अगर मालिक ऐसा नहीं करता है तो चेन्नई नगर निगम शवों को हटा देगा और मालिक से उसकी लागत वसूल करेगा। कोर्ट का यह आदेश एक निर्माण कंपनी द्वारा डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए आया है। कोर्ट ने जमीन मालिक का उस जमीन पर दफनाने का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि लाइसेंस गलत तरीके से और बहुत जल्दी दिया गया था, जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ। हालांकि जमीन मालिक को नए लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति है, जिसकी निगम को कानून के मुताबिक कड़ाई से जांच करनी होगी। क्या है पूरा मामला? मदन नंदपुरम गांव में स्थित सीएसआई सेंट मैथ्यू चर्च के निजी कब्रिस्तान का मामला कोर्ट पहुंचा था। एक निर्माण कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एन माला ने ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन की ओर से जारी दफनाने के लाइसेंस को रद्द कर दिया। अब कोर्ट ने जमीन मालिक को 12 हफ्तों का समय दिया है। अगर 12 हफ्तों तक शवों को दूसरी जगह नहीं दफनाया गया तो मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता कंपनी ने कोर्ट में दावा किया था कि उस इलाके में निर्माण कार्य 2021 से शुरू हो गया था, लेकिन जमीन मालिक बिना मंजूरी के लगातार दफनाने का काम कर रहा था, जबकि उस जमीन को कभी भी कब्रिस्तान के लिए आधिकारिक तौर पर नामित नहीं किया गया था। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और सनसनीखेज खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।